हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल ज्योग्राफी भाई पवन सर में स्वागत है। और जैसा कि अपनी क्लास है एनसीईआरटी सुचारू रूप से चल रही है और आज 7th क्लास का लास्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन। देखो, जो एनसीईआरटी क्लास है ये अपनी ये नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम में जो गाइड वगैरह पढ़ रहे हैं अपन उनके लिए जो लाभदायक रहेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो एनसीईआरटी है जो अभी जो सब कंपटीशन का एग्जाम है सभी में काम आने वाली है। जैसे राजस्थान में रीट वगैरह है, 3rd ग्रेड की है, जिसमें 6 से 8 तक की क्लासेस चल रही है, उसमें पेज बुक है वो काम आएगी। तो उसी प्रकार जो सिविल सर्विसेज में उनमें ये काम आएगी, एसएससी वगैरह में। तो ये सभी कंपटीशन के जो एग्जाम है उन सभी में ये काम आने वाली बुक है एनसीईआरटी, जो अपना बेस भी बनाती है और अपने जो क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में से जो प्रमुखता से एनसीईआरटी बेस मान कर ही वो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। तो ये है कि ये अपनी जो क्लास है तो सुचारू रूप से कंप्लीट किया करो, जिससे कि आपके लिए लाभदायक रहे। गाइड वगैरह के चक्कर में न पड़ना, एनसीईआरटी क्लासेस टेबल है और उन्हीं को कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी किताबों को ही बस। तो आज हम बात करेंगे रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन, रेगिस्तान के नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, रेगिस्तान के बारे में अपनी इमेज क्रिएट होने लगी होगी माइंड में कि जहां पे रेत वगैरह हो, विरल वनस्पति, सघन तापमान। तो उस प्रकार जो अपने रेगिस्तान के नाम से ही जो इमेज क्रिएट होती है वो होती है कि वह विरल तो वनस्पति हो, कि वहां पे वनस्पति तो बहुत कम पाई जाएगी और वनस्पति कम पाई जाएगी। तापमान अधिक भी हो सकता है, अत्यधिक अधिक या अत्यधिक कम। तो दोनों के रूप में ये रेगिस्तान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। रेगिस्तान में जीवन। जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बारे में प्रमुख बातें हैं। एक तो ये है शुष्क तो तापमान होगा, शुष्क तापमान। जलवायु कैसी होगी? शुष्क। और उष्णता, जो रेगिस्तान में है प्रमुख बातें शुष्क तापमान, जलवायु, उष्णता शुष्क होगी और वहां पे जो वनस्पति होगी वो विरल होगी, वनस्पति विरल। तो 3 बातें रेगिस्तान के बारे में जो प्रमुख रूप से आती है। एक तो वहां का तापमान होगा या तो अत्यधिक शुष्क होगा या अत्यधिक निम्न होगा। दूसरी बात, वहां पे जलवायु उष्णता की होगी, शुष्कता के रूप में होगी। और जो वनस्पति है वो विरल होगी, वहां पे वनस्पति पाई जाएगी वो भी बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी। तो उनके बारे में बात करेंगे अपन रेगिस्तान के बारे में। तो रेगिस्तान के बारे में जो अपना 9th क्लास का जो 7th क्लास का 9 चैप्टर है उसमें अपने दे रखा है। तो रेगिस्तान के बारे में एक बात की रखी है अपने, गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान कौन सा है? अपना सहारा का रेगिस्तान। जो अपनी बात होने वाली है, एक तो रेगिस्तान के बारे में जो मुख्य बिंदु है वो रेगिस्तान रहेगा अपना। और रेगिस्तान में जो पहला बिंदु है वो अपना रहेगा गरम, वो भी सहारा रेगिस्तान। जो अपना गरम मरुस्थल है, गरम रेगिस्तान है, वो गरम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। तो अब हम सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान विश्व में है कहाँ और इसकी स्थिति है कहाँ पे, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि के रूप में समझेंगे अपन। अपने जो विश्व में 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो तो हो गया अपना एशिया, और जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसी के अंदर है सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान है ये देखो, ये हो गया अपना अफ्रीका।
ये अपने अफ्रीका सबसे पहला है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में भी ये हो गया अपना भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, यहां हो गया अदर की खाड़ी, ये हो गया लाल सागर, ये अपना जो दिख रहा है ना ये वाला है लाल सागर, ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, तो ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है कहां पे, इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे। तो उससे पहले ये है कि सहारा रेगिस्तान में नॉर्थ में है या साउथ में। तो सहारा का रेगिस्तान है वो अपना पड़ता है नॉर्थ में। देखो सबसे पहले ये हो ध्यान रखना कि विश्व का ऐसा महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो एक प्रश्न ये भी बन गया अपना कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो सहारा का जो रेगिस्तान है वो सहारा का रेगिस्तान अपना यहाँ पे पाया जाता है, सहारा का रेगिस्तान, ये नॉर्थ अफ्रीका में, ये अपना सहारा का रेगिस्तान। तो उसकी सबसे पहले सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है विश्व का, जो विश्व का दूसरा नंबर का स्थान सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसमें भी नॉर्थ में जो सहारा का रेगिस्तान नॉर्थ में है। अब जो नॉर्थ में है सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में हो गया। एक बात तो ये होगी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में कहा उत्तर में, ठीक है, उत्तर में। और उत्तर में भी इसकी जो पृष्ठभूमि है मतलब जो क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो सहारा का रेगिस्तान है उसका जो क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में ये अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में है और अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो अपना सहारा का रेगिस्तान है। तो सहारा का रेगिस्तान है आप देखो 8.5 लाख, और जबकि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया भारत का। तो आप ये अनुमान लगाओ कि भारत से लगभग 3 गुना, तो भारत एक विशाल देश है और विशाल देश, भारत जैसे विशाल देश के 3 गुना क्षेत्र में तो जो गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान, जिसे सहारा का रेगिस्तान बोला जाता है, ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अपने भारत जैसे तीन भारत बन जाए तो उसकी जो लगभग उतनी सीमा में तो ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में नॉर्थ में। अब इतने क्षेत्रफल फैला हुआ है तो जरा सी बात है, एक देश तो होगा नहीं इसके अंडर में, जो सहारा रेगिस्तान एक देश में पाया नहीं जाता होगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में इसकी सीमाएं लगती है, इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब 11 देश कौन कौन से हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैप में उनको समझ लेंगे अपन कि कौन सा देश कहां पे है तो उस चीज को अपन अच्छे से समझ पाएंगे और अपन भूलेंगे भी नहीं। तो यह है कि रटने की बजाय समझने में थोड़ा ध्यान दो और मैप पावरिंग बढ़ाओ अपनी, जिससे मैप पावर बढ़ेगी ना आपकी मैप बनाने की लिए, और वहां पे कौन कौन से देश है। तो देखो यहां अपना लगभग मिस्र आ जाता है, ठीक है, मिस्र देश आ जाता है। फिर मिस्र के बाद यहाँ लीबिया, लीबिया के बाद यहाँ आ जाता है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद यहाँ आ जाता है तुकीनिया, एक तो मिस्र, फिर लीबिया, अल्जीरिया, तुकीनिया, यहाँ आ जाता है मोरक्को, और यहाँ आ जाता है पश्चिमी सहारा, क्या है आपने पश्चिमी सहारा। और मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, तुकीनिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, तो इन देशों में भी जो सहारा का रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। और मिस्र के नीचे यहाँ पे आ जाता है अपना सूडान, फिर चाड,
सूडान, चाड, नाइजर, माली। ठीक है, तो ये अपने 11 देश है। जो ये 11 देश है ना, इन्हीं के अंदर सहारा का रेगिस्तान है। देखो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, इसमें लगभग सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। और सहारा का रेगिस्तान 11 देशों में है। तो 11 देशों में है, तो 11 देश कौन कौन से आ गए? एक तो मिस्र हो गया, मिस्र के पास लीबिया, लीबिया के पास अल्जीरिया, अल्जीरिया के नॉर्थ में तुर्किनिया, तुर्किनिया के मोरक्को, पश्चिमी सहारा, माली, नाइजर, चाड, सूडान। तो ये देश है जो इनका आप मैप में अगर अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी कौन कौन से देश में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो सहारा का रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत से लगभग 3 गुना है क्षेत्रफल में। 11 देशों में फैला हुआ है। ये देश है, इनकी सीमाएं बता रखी है मैंने, कौन कौन सा देश है, कहाँ। अब इस रेगिस्तान की खासियत क्या है? देखो आपने जो रेगिस्तान के बारे में इमेज क्या बना रखी है कि रेत रेत होंगे, रेगिस्तान में रेत ही रेत होगा। तो आपने जैसे जिस प्रकार भारत देश में राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य में जो पंजाब के पास सीमा है, तो वहां पे जो मरुस्थल फैला हुआ है, भारत का जो महान डेजर्ट फैला हुआ है, उसकी ये पृष्ठभूमि है, वहां पे रेत की मात्रा ज्यादा है, धोरे पाए जाते हैं, सर्वाधिक रेत के धोरे पाए जाते हैं। जो बरखार वगैरह, अनुप्रस्थ वगैरह, विभिन्न प्रकार के जो धोरे पाए जाते हैं, टीले, रेत के टीले पाए जाते हैं, उनके विभिन्न नामों के रूप में जाने जाते हैं। जो जबकि जो सहारा रेगिस्तान में रेत तो पाया ही जाता है, सहारा रेगिस्तान में रेत तो पाया ही जाता है, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पे पठार के रूप में भी पाया जाता है, पठार के रूप में पाया जाता है। फिर जो चट्टाने पाई जाती है, वहां पे वृहद वनस्पति पाई जाती है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर के भी आसपास होती है। तो ये बजरीनुमा कंकड़ पत्थर में इस प्रकार का, ये नहीं कि सिर्फ रेत रेत। तो इसकी जो विशेषता हो गई, एक तो ये कि समतल पठारी भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, रेत के ढोरे भी रहते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर के आसपास भी कहीं कहीं पे है। तो ये इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं अपन जो सहारा का रेगिस्तान है, उसके बारे में 11 देश है, उसके बारे में अपने चर्चा कर ली। अब यहाँ की जलवायु के बारे में भी बात करेंगे अपन। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखा गुजरती है। लगभग कर्क रेखा यहां से गुजरती है, विषुवत रेखा लगभग यहां से गुजरती है, और मकर रेखा लगभग यहां से गुजरती है। अब तुम इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ की जो जलवायु होगी वो शुष्क होगी, शुष्क हो गया, तापमान अधिक है, तो यहाँ की जो जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ की जो जलवायु है गर्म और शुष्क है। और ये जो रेगिस्तान है, अपन पढ़ भी रहे हैं, विश्व का सबसे महान रेगिस्तान, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो भी सहारा रेगिस्तान ही है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, और ये इसको गर्म रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और शुष्क तापमान वाली है, अत्यधिक तापमान रहता है यहाँ पे। और जो यहाँ की जो जलवायु है, इसके बारे में ये है कि जो दिन का तापमान होता है, दिन में जो तापमान होता है, दिन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका तापमान। 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। 50 डिग्री सेल्सियस ये दिन का तापमान है, क्योंकि रेत बज रही है, तो ये विकिरण एक विधि है जिस प्रकार ऊष्मा का तापमान बढ़ता है उससे। तो ये जो तापमान है दिन के टाइम तो अत्यधिक तापमान होगा, तो सारी जलवायु यहाँ पे क्या पाई जाएगी, गर्म, और यहाँ का तापमान भी अधिक होगा। तो दिन के टाइम तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं रात के। जिस प्रकार इसका तापमान दिन में ही इतना अत्यधिक होता है, उसी प्रकार रात को इसका जो तापमान है सबसे निम्न भी पाया जाता है, हिमांक के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो अपने बर्फ का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां तक भी पहुंच जाता है इसका तापमान। 50 डिग्री सेल्सियस दिन के तापमान में, तो 50 डिग्री सेल्सियस, और जो रात का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो हिमांक है वहां तक पहुंच जाता है। तो ये तापमान, तो इसकी जलवायु क्या होगी, अत्यधिक तापमान में शुष्क है,
दिन के टाइम तो 50 डिग्री सेल्सियस और रात के टाइम 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी जो तापमान की जलवायु है उसके बारे में। एक बात यह है कि जो यहाँ पे जो अल्जीरिया और लीबिया है, अल्जीरिया के साउथ में और लीबिया के जो अल्जीरिया और लीबिया जो देश है, यहाँ के जो पास में है त्रिपोली, एक त्रिपोली नाम की जगह है, त्रिपोली नाम की जगह है। और ये त्रिपोली है कहाँ पे, जो यहाँ पे अल्जीरिया दिख रहा है ना, ये जो अल्जीरिया और लीबिया दोनों पास पास में देश है, तो अल्जीरिया के तो साउथ में और लीबिया के पश्चिम में, ठीक है। तो अल्जीरिया के तो साउथ में हो गया और लीबिया के पश्चिम में हो गया। तो यहाँ पे एक देश पाया जाए, यहाँ पे एक स्थान है जिसको क्या बोला है, त्रिपोली। जो यहाँ का तापमान है विश्व में सबसे अत्यधिक तापमान के रूप में इंगित किया गया है 1922 में, त्रिपोली के नाम से जो जगह है वहां का तापमान है। और वहां का तापमान कितना इंगित किया गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस, 57.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान है मापा गया है। तो सर्वाधिक तापमान यहाँ पे मापा गया है अफ्रीका महाद्वीप में ही, सारा रेगिस्तान में अल्जीरिया के साउथ में और लीबिया के पश्चिम में एक त्रिपोली नाम की जगह है जहां पे 1922 में तापमान मापा गया है। और वहां पे तापमान इसका अत्यधिक मापा गया है जहां इसको 57.7 डिग्री सेल्सियस के रूप में इंगित किया गया है। तो इसकी अब ये खास बात हो गई जलवायु के बारे में। अब बात करते हैं अपन यहाँ की जो वनस्पति है वो प्राणी जात के बारे में, वनस्पति है वो प्राणी जात के बारे में। देखो सारा रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान में जलवायु तो गर्म है, आपको मैंने बता दी। और यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है, और यहाँ का तापमान शुष्क है, तो तापमान अधिक है यहाँ का। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो बिल्कुल कम के मात्रा में पाई जाती है, विरल वनस्पति। रेगिस्तान में आपको पता है सबसे कम वनस्पति पाई जाती है। इसके बारे में एनसीईआरटी में एक जो बॉक्स आता है अपना, एनसीईआरटी बुक में जो राइट और लेफ्ट में जो छोटे छोटे बॉक्स के रूप में बने होते हैं जिसमें इंपोर्टेंट फैक्ट वगैरह दे रखे हैं, उसमें ये दे रखा है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पहले हरा भरा महाद्वीप था। जो ये सारा डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जो सारा डेजर्ट है पहले हरा भरा डेजर्ट के रूप में था। यहाँ पे वनस्पतियों का अत्यधिक पाई जाती थी। और यहाँ पे जो गुफाएं मिली है, शैल चित्र वगैरह, गुफाओं में जो शैल चित्र वगैरह मिले हैं, तो वहां पे यहाँ की वनस्पतियों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हाथी, घोड़े, ये सभी जानवरों के रूप में शैल चित्र पाए गए हैं, जो ये प्रमाण देते हैं कि यहाँ पे पहले वनस्पतियां सघन पाई जाती थी और उनका कटाव हो के वहां को काट कर, और यहाँ पे जो आज के टाइम में यहाँ एक गर्म रेगिस्तान के रूप में पाया जाता है, जो महान डेजर्ट के रूप में, जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, जिसको सहारा रेगिस्तान। यहाँ के ऊपर अब आपको पता है विरल वनस्पति पाई जाएगी और विरल वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ तापमान शुष्क है, और तापमान शुष्क है वहां पे खासकर कौन से पौधे मिलेंगे, खजूर, कैक्टस। ये खजूर और कैक्टस ऐसे पौधे हैं जो जहां पे तापमान अधिक पाया जाता है ना, एकेसिया, वहां पे रेगिस्तान में ही पाया जाता है लगभग, खजूर, कैक्टस, एकेसिया। तो ये जो वनस्पति है, ये जो पादप है, वो यहाँ पे सारा डेजर्ट है वहां पे मिलते हैं, ये खजूर, कैक्टस, एकेसिया, ये पौधे। और वहां पे जो जलवायु है, यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, तापमान अत्यधिक होने का, शुष्कता के होने कारण। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे मिस्र है, और मिस्र के पास, मिस्र में से कौन सी नदी निकलती है, नील नदी, जो मैंने पहले पढ़ाई थी। यहाँ से नील नदी निकलती है जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये जो घाटी एरिया है, घाटी एरिया, आपको पता होगी, जो मिस्र की जो कपास है, विश्व में सबसे फेमस कपास मिस्र की कपास है। कपास में कौन सी कपास,
मिस्र की। प्रसिद्ध कपास के रूप में जो मिस्र देश ने अपने कपास के रूप में ख्याति प्राप्त कर रखी है, विश्व प्रसिद्ध है जो यहाँ की जो कपास है मिस्र की। ठीक है, तो यहाँ पे खजूर, कैक्टस, एकेसिया जैसे पादप मिलते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जलवायु नमी है, जिस प्रकार अपने रेगिस्तान में प्लाया झील वगैरह बन जाती है, जहाँ जहाँ नमी है वहां पे ये एक हरित द्वीप के रूप में भी जाने जाते हैं, जहाँ पे लगभग छोटे छोटे काफी पेड़ों की सघनता हो जाती है, खजूर के पेड़ उग जाते हैं। तो उस प्रकार जिस प्रकार उनकी मात्रा थोड़ी सघन हो जाती है तो हरित द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, जिनको हरित द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो खजूर, कैक्टस, एकेसिया, जानवरों के रूप में ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, सांप की विभिन्न प्रजातियां। तो ये अपने यहाँ पे वनस्पति और जीव जगत के जंतु मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन मनुष्यों का यहाँ पे जीवन यापन के बारे में। जो मानव जीव है, जो मनुष्य जीव है, वो प्राणी जीव यहाँ पे निवास कर, यहाँ पे अपनी आजीविका किस प्रकार रहन सहन होता है, उनकी जीवन यापन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक तो यहाँ के रूप में जो अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान में दो जनजाति प्रमुख रूप से जो फेमस है, बेदुइनी और तुआरेग। बेदुइनी और तुआरेग कौन सी जनजाति है? जनजाति बेदुइन और तुआरेग, ये जो जनजाति है सारा रेगिस्तान में प्रमुख जनजाति के रूप में है। बेदुइन और तुआरेग जो दो जनजाति है वो प्रमुख रूप से है, बेदुइन, तुआरेग। तो और यहाँ पे चरवाही जनजाति पाई जाएगी, क्योंकि भेड़, ऊंट, बकरियां, तो ये जो जीव हैं ये एक तरह से ये घुमंतु के रूप में, यहाँ पे जो मनुष्य है वो चलवासी जनजाति के रूप में निवास करते हैं। एक जगह निवास किया, रात को, दिन को कहीं और जगह चले गए, परसों किसी और जगह चले गए, तो चलवासी जनजाति के रूप में जाना जाता है। चलवासी जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह निवास स्थान बदलते रहते हैं, तो चलवासी जनजातियों में। और उनमें जो प्रमुख जनजाति है कौन सी? बेदुइन और तुआरेग। जो इसके बारे में पूछ सकता है कि बेदुइन और तुआरेग जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो ये अपने सहारा रेगिस्तान में, अफ्रीका महाद्वीप में, नॉर्थ में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में ये अपने बता रखा है। और देखो यहाँ पे शैल चित्र में मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं कि यहाँ पे वनस्पतियां सघन पाई जाती थी पहले, और वनस्पति सघन पाई जाती थी। आज के टाइम में वनस्पति कम है, यहाँ पे बहुत विरल वनस्पति है, विरल वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो पहले तो रही होगी, क्योंकि जो शैल चित्र मिले हैं गुफाओं से, उस हिसाब से यहाँ पहले तो वनस्पति थी। तो वनस्पति जो दब गई, तो उनसे दबने के बाद जो खनिज प्राप्त हुए हैं, जो आज के टाइम में अल्जीरिया, लीबिया, जो मिस्र, ये तीन देश है जो प्रमुख रूप से अपना तेल के रूप में जाने जाते हैं। तेल खनिज है, तेल खनिज कहाँ से निकलते हैं? लगभग ज्यादातर अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। तो यहाँ पे तेल के कुओं के रूप में पीस खनिज की प्रमुख योगदान रहा है आज की आजीविका के रूप में। तो लोग बाग यहाँ पे श्रमिकों के रूप में प्रस्थान कर रहे हैं, और श्रमिकों के रूप में प्रवास हो रहा है, तो यहाँ पे रोजगार वगैरह की मात्रा बढ़ रही है। और जो पहले यात्रा के रूप में ऊंट साधन के रूप में यूज लिया जाता था, आज के टाइम में ऊंट की जगह ट्रकों का यूज लिया जा रहा है। पहले ऊंट का था, उस प्रकार अब ट्रकों का ले लिया। तो जिस प्रकार साधन, वो रास्ते छोटे थे, आज के टाइम में महामार्ग के रूप में भी बन गए यहाँ पे। और जो यहाँ की जो जनजातियां थी, बेदुइन, तुआरेग, वो आज के टाइम में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने अपने आजीविका के रूप में मार्गदर्शन का, जो उनको बताना, मार्गदर्शन करना, आगे की पृष्ठभूमि के बारे में बताना, उन्होंने वो आजीविका का स्रोत बना लिया है। तो उस प्रकार उन्होंने यहाँ पे मनुष्य लोग यहाँ पे अपनी आजीविका का ये स्रोत बना रखा है। इनकी जनजातियों का प्रमुख है बेदुइन और तुआरेग, बस। ठीक है, ये अपना सहारा का रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान के बारे में है।
यहाँ पे वैज्ञानिकों को मानना है कि यहाँ पे पहले, अब जो रेगिस्तान है वहां पे मछलियों के कंकाल वगैरह भी मिले हैं, तो यहाँ का जो जीवन था पहले वनस्पति पाई जाएगी, यहाँ पे नदियां वगैरह रही होगी, जल का स्रोत रहा होगा, जलाशय वगैरह रहे होंगे, क्योंकि जलाशय रहे होंगे तभी तो मछलियों का स्रोत मिला है, मछलियों का कंकाल तंत्र मिले। तो अगर मछलियों का कंकाल नहीं मिलते तो इसका मतलब वहां पे जल का मात्रा कम रही होगी। और जो ये गर्म रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में, उसकी ये है कि जो ये रेत है, रेत की मात्रा अधिक है, तो कहीं पे रेत उड़ा के ले गई पवन, हवा का वेग की मात्रा अधिक होने के कारण जो हवा को उड़ा के ले जाती है, तो वहां पे जलाशय का स्रोत बन जाता है। और जलाशय का स्रोत बन जाने के कारण वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, जो एक सघनता की मात्रा में एक जगह बना लेते हैं, जिसमें टेपीलोट नाम का एक मरुद्यान है। टेपीलोट कौन सा है? टेफिलालोट नाम का एक मरुद्यान है, मरुद्यान। तो ये मरुद्यान कैसे बने? जैसे रेत के टीले हैं, तो वहां पे वेग आया पवन का वेग आया, तो रेत को खिसका ले गया, तो वहां पे स्पेस बन गया, तो थोड़ी बहुत नदी, अगर तो बारिश का जल वगैरह बैठता है तो वहां पे थोड़ी नमी हो जाती है, नमी होने के कारण छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, झाड़ियां वगैरह, और झाड़ियां वगैरह उगने के बाद वो एक उद्यान के रूप में बदल जाता है, जो अपना जो टेफिला लोट नाम का एक मरुद्यान है, जो लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये है कहाँ? मोरक्को देश में। इसकी जो लेंथ है 1300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और ये है कहाँ? मोरक्को देश में, मोरक्को में। और मोरक्को कहाँ है? ये मोरक्को रहा, ठीक है। तो जो गर्म रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, उसके बारे में यही बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने एनसीईआरटी 7th क्लास में जो दे रखी है, उसमें यही है। सबसे पहले तो आप ये कर लेना कि मैप बना लेना, मैप बना के आप अच्छे समझ पाओगे कौन कौन से देश है। भाई सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में नॉर्थ में है, अफ्रीका महाद्वीप में नॉर्थ में है। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिस तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। नॉर्थ में है तो इसकी जो 8.54 वर्ग किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत से लगभग 3 गुना है। और यहाँ पे 11 देश शामिल है, 11 देशों में इसकी क्षेत्रफल फैला हुआ है। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, तुर्किनिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये देश है। फिर इसका रेगिस्तान के बारे में पता है तो आपको ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे नील नदी बह रही है, यहाँ पे घाटियां बनती है, तो वहाँ घाटियों में फसल बोई जाती है, और फसल बोई जाती है तो मिस्र में विश्व की सबसे फेमस कपास के रूप में जाना जाता है। जो कपास है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध कपास है, वो मिस्र में ही बोई जाती है। और मिस्र में कहाँ बोई जाती है? नदी घाटी में बोई जाती है। नदी घाटी कौन सी बहती है? नील नदी। तो बस यही है अपना गर्म सहारा रेगिस्तान के बारे में वर्णन कर रखा है। जो अब अपन बात करेंगे गर्म रेगिस्तान के बारे में, तो अपने बात कर ली, अब बात करते ठंडे रेगिस्तान के बारे में। मेरे हिसाब से गर्म रेगिस्तान के बारे में आप इतना अच्छे समझ के गए होंगे, और आपको अगर दिक्कत आ रही है तो मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये सहारा रेगिस्तान पाया कहाँ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो भारत से लगभग 3 गुना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये छोटे छोटे फैक्ट है जो इसको अपन अच्छी तरह से समझ लेना, जिससे कि जैसे भारत से 3 गुना है, क्या परिकल्पना खुद ही कर लेना इससे। फिर यहाँ पे ये नॉर्थ में फैला हुआ है, तो यहाँ कितने देश शामिल है? इसमें 11 देश शामिल है। 11 देश कौन कौन से शामिल है? फिर इनके कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, वनस्पतियों के बारे में अपन चर्चा कर ली। तो फिर लोगों के निवास स्थान के बारे में कि वहां पे आजीविका के रूप में लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया गर्म रेगिस्तान के बारे में, गर्म रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। और जो एक है ये
अल्जीरिया के साउथ में और लीबिया के पश्चिम में जो देश था, जो स्थान था जिसको त्रिपोली के नाम से, जहां 57.7 डिग्री सेल्सियस के नाम से इतना तापमान इंगित किया गया था 1922 में, वो याद कर लेना बस। और जो अपना दूसरा बिंदु है वो है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान, और ठंडा रेगिस्तान लगभग आप इस नाम को लिखने के बाद अपन जानते ही होंगे, लद्दाख। इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। तो गर्म रेगिस्तान के बारे में अपन चर्चा कर ली थी, गर्म रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। अब बात करते हैं अपन ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान कौन सा? लद्दाख का। लद्दाख अपने लद्दाख की पृष्ठभूमि अपन जानेंगे कि लद्दाख कहाँ पे है, क्योंकि अपन यही जानेंगे कि कहाँ पे है, तभी तो अपन उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे अच्छे से कि वहां की जलवायु क्या है, वहां की वनस्पतियां क्या क्या है, फिर वनस्पतियों से क्या, किस प्रकार मनुष्य अपने आजीविका के रूप में व्यवसाय करता है, स्रोत क्या क्या है, वहां की जलवायु क्या है, वो सभी तो तभी तो बात कर पाएंगे जब उसकी अपन पृष्ठभूमि जानते हो कि वो है कहाँ पे, वो स्थान कहाँ पे है। तो उसके बारे में पहले जानेंगे अपन लद्दाख। तो जो लद्दाख है, जो ठंडा रेगिस्तान है, ये अपने भारत देश में ही पड़ता है। और भारत देश में भी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में अपने कौन सा है? लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, जो अब फिलहाल करंट में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नाम इंगित किया गया है, इनका डेवलपमेंट किया गया है लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का, दोनों का ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो अपन लद्दाख के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लद्दाख की अपन पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, लद्दाख है कहाँ पे। देखो ये अपना हो गया, ये अपना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये अपना हिस्सा हो गया। आप इस हिस्से को समझकर तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अपना जो भारत का नॉर्थ में कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। और लद्दाख में फैला हुआ कहाँ है? ये आ रही है काराकोरम श्रेणी, जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, और इसके बीच में लद्दाख है, और ये आ रही है जास्कर, इसका नाम है जास्कर। ये दोनों क्या है? पर्वत श्रेणी है। काराकोरम भी पर्वत श्रेणी है और जास्कर भी पर्वत श्रेणी है। ये दोनों श्रेणियों के बीच में अपना पड़ता है लद्दाख। यहां अपना पड़ता है लद्दाख, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपनी कौन सी पड़ती है? लद्दाख श्रेणी पड़ती है। तो ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख के बारे में बात करेंगे। और लद्दाख है कहाँ? अपने भारत देश में। भारत देश में कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। नॉर्थ में कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के भी नॉर्थ में। अब लद्दाख की स्पेशल जो पृष्ठभूमि है वो है काराकोरम श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के मध्य में पड़ता है। एक तो काराकोरम और जास्कर दोनों श्रेणी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके मध्य में पड़ता है लद्दाख। ये जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान सबसे ठंडा रेगिस्तान है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, रेगिस्तान अत्यधिक क्या तो गर्म होंगे अत्यधिक, या फिर अत्यधिक ठंडे होंगे, क्योंकि दोनों ही अवधारणा में विरल वनस्पति पाई जाएगी। क्योंकि अत्यधिक ठंड होगी तो वनस्पति नहीं पाई जाएगी, और अत्यधिक गर्म हो गए तो वनस्पति नहीं पाया जाएगा। ये रेगिस्तान रेत में इतने होगी नहीं। तो इस प्रकार ये काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। अब बात करेंगे काराकोरम और जास्कर के बीच में तो लद्दाख, और लद्दाख में लगभग अपनी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रवाह है, इंडस नदी जिसे बोलते हैं। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्रवाह है।
और ये महान गोर्ज जो है महाखंड बनाती है, इसको उज्जैनी को गोर्ज बोला जाता है। तो लद्दाख की काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में है। मध्य में तो यहाँ पे इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और प्रवाह क्षेत्र ये नदियां महाखंड व गोर्ज बनाती है, जो मतलब महाखंड बनाती है, खड्ड मतलब खड्डे के रूप में अप्रदान कर देती है, इसी कारण इसको गोर्ज बोला जाता है इसमें। तो ये इंडस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, काराकोरम और जास्कर के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि यह लगभग कारगिल से यहां पे बढ़ता है कारगिल से नॉर्थ में। तो कारगिल की ऊंचाई है लगभग इसकी है 3000 मीटर है, और जो लद्दाख की है यहाँ पे पड़ती है इसकी 8000। तो मतलब इनकी ऊंचाइयां अत्यधिक है। लद्दाख जो ठंडा रेगिस्तान है अपना, जिसे ग्लेशियर के रूप में माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे सियाचिन हो गया। तो ये अपना लद्दाख है। लद्दाख में 8000 मीटर की ऊंचाई है, कारगिल में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई है। तो अत्यधिक ऊंचाई अधिक होगी तो जो वातावरण है, जो अपनी जलवायु क्लाइमेट है, वहां पे जो क्लाइमेट की लेयर है वो बिल्कुल पतली मिलेगी, क्योंकि वहां पे उष्मा के कारण वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। ग्लेशियर में अत्यधिक ऊंचाई है, अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पर जो वायुमंडल है, वहां की परत क्या मिलेगी, बिल्कुल पतली। और बिल्कुल पतली मिलेगी तो यहाँ पे जो छाया क्षेत्र है, ये अपना जो हिमालय है ना, ये अपना हिमालय, ये हिमालय के पीछे है। जैसे जिस प्रकार देखो ये हिमालय है, इस प्रकार ये हिमालय, तो ये हिमालय के पीछे पड़ता है। और इधर अपना इंडिया है, ये हिमालय अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। तो हिमालय के जो इधर है उत्तर की साइड है, तो यहाँ पे अपना पड़ता है कौन सा, लद्दाख। और यहाँ पे अपना ये उत्तराखंड और ये सारे राज्य पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ की जो वायुमंडल से वर्षा वगैरह, तो वर्षा कहाँ रुक जाती है, अपने हिमालय से रुक जाती है। तो वर्षा होती है यहाँ पे लद्दाख में सबसे कम, क्योंकि सारी वर्षा हिमालय रोक लेता है। और हिमालय रोकने के कारण इस साइड वर्षा ज्यादा होगी और इस साइड वर्षा कम, बिल्कुल कम होगी। और बिल्कुल कम होगी वर्षा, तो यहाँ पे जो तापमान होगा वो शुष्क होगा। तो शुष्क आर्द्रता है, मतलब यहाँ पे की जलवायु शुष्क है। और शुष्क है तो वो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। तो ग्लेशियर के रूप में जब यहाँ पे अगर धूप पड़ती है, जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे अपना हाथ है, आधे क्षेत्र में धूप लग रही है, आधे क्षेत्र में छाया है। अपने इस प्रकार हाथ रख रखा है कि आधे क्षेत्र में धूप लग रहा है, आधे क्षेत्र में छाया। तो अगर अपने इस प्रकार रखेंगे ना, तो अपने दोनों चीजों को अनुभव होगा अपने को, कि अत्यधिक तो गर्मी लग रही है और अत्यधिक ठंड लग रही है। तो ऊष्मा ताप है, वो तुषार की जो श्रेणी आती है, वो अपने को अनुभव प्रतीत होती है। तो वो स्थिति कहाँ पे होती है, लद्दाख में ही होती है। यहाँ पे अत्यधिक असहनीय धूप भी पड़ती है और असहनीय छाया में अपने को सर्दी भी अत्यधिक मात्रा में लगती है। तो यहाँ का तापमान है दिन के समय ग्रीष्म ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है तापमान। देखो वहां पे दिन में कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस सहारा में, क्योंकि सर्वाधिक गर्म था। तो अब बात करते हैं तापमान यहाँ के दिन की। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ही अधिक है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस मान लो ना। और ये भी कौन सा, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन के टाइम यहाँ का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हिमांक की श्रेणी आती है ना, हिमांक बिंदु की, तो वहां की श्रेणी आ रही है, उस प्रकार दिन का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में। और जबकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के रात में जो तापमान आता है वो आता है 30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री। रात में होता है -30 डिग्री सेल्सियस। तो आप कल्पना भी कर सकते हो कि यहाँ का तापमान दिन के टाइम ग्रीष्म ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस है, रात के टाइम -30 डिग्री। तो -30 डिग्री मतलब यहाँ पर कितनी बर्फ पड़ रही होगी, कितना ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से सिंधु नदी बहती है, ठीक है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला होता है। तो ये तो अपन ने बात की थी ग्रीष्म ऋतु की, ये हमने किसकी बात की थी, ग्रीष्म ऋतु की। अब बात करते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस, यह है शीत ऋतु का तापमान। ग्रीष्म ऋतु में दिन के टाइम तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और रात के टाइम होता है -30 डिग्री सेल्सियस। और जबकि शीत ऋतु में होता है यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान की कल्पना आप कर सकते हो कि यहाँ का तापमान कितना रहा होगा। यहाँ पर जीवन यापन कैसे करते होंगे जो अपने आर्मी के जवान है, यहाँ पे ड्यूटी देते हैं लद्दाख क्षेत्र में, ग्लेशियर में, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे, वहां पे कैसे तैनात रहते होंगे जहाँ का तापमान ही -40 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे तो माइनस में जाते ही लोग बागों को ऐसा लगता है कि बर्फ पड़ने लग गई, ये पड़ने लग गई, बीमार हो जाता है। यहाँ पे भी स्थिति होगी ना, कैसी स्थिति होगी, जो आर्मी के जवान अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पे तैनात होकर ड्यूटी दे रहे हैं, जो अपनी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो अपनी रक्षा कौन करेगा, तो अपनी रक्षा भी कौन कर रहे हैं, वो अपने घर से दूर रहकर अपनी सेवा, देश सेवा कर रहे हैं। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है शीत ऋतु का। बर्फीला होता है, लगभग 40 डिग्री के आसपास होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय की वृष्टि छाया हुई, वृष्टि छाया का आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार इधर हिमालय, तो हिमालय के पीछे अपोजिट साइड में वर्षा वगैरह की मात्रा कम होगी, तो ये सारी वर्षा हिमालय रोक लेगा, तो यहाँ पे बर्फीला होगा यहाँ का क्षेत्र, वर्षा होगी नहीं, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का 10 डिग्री, तो यहाँ पे वर्षा होगी नहीं, तो वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध से बिंदु से जो बर्फ की हवाएं आती है, तो यहाँ से टकरा के यहीं के ऊपर जमाव करती है और यहीं पे बर्फ जमती है। और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ जो शीत ऋतु में होती है। और इसके बारे में एक वो बता रखा है, लद्दाख है, ला प्लस दाख, ये शब्द विचार भी दे रखा है, ला प्लस दाख। ला का अर्थ है दर्रा, दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है। इसके नामकरण के बारे में जो अपना एनसीईआरटी बुक्स वगैरह दे रखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। ला का अर्थ दे रखा है दर्रा, दाख का अर्थ दे रखा है देश, तो उसके बारे में इसके दे रखा है। अब बात करते हैं वनस्पति और प्राणी जात के बारे में। लद्दाख एक खापा चीन भी बोला जाता है इसको, खापा चीन, खापाचान, ठीक है। इसका नामकरण लद्दाख, ला प्लस दाख, ला दर्रा, दाख देश, ठीक है, तो इसको खापाचान भी बोला जाता है। तो इस प्रकार ये लद्दाख के नामकरण है जो इनको लद्दाख बोला जाता है और खापा चीन बोला जाता है, खापाचान बोला जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। इसका अर्थ होता है हिमभूमि, 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 ठीक है। दर्रा देश, लद्दाख दर्रा देश, खापाचान हिमभूमि, तो उसके बारे में अपन बता रखा है। तो वहां पे वनस्पति और प्राणी जात के बारे में, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे भी लद्दाख में विरल वनस्पति पाई जाती है, ग्लेशियर के रूप में जमा होता है बर्फ का, और बर्फ का तो बिल्कुल ठंडा एरिया, बर्फ में बर्फीला ठंडा एरिया यहाँ का क्षेत्रफल है जो, तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी वो बिल्कुल विरल वनस्पति पाई जाएगी। और पशु पाए जाएंगे, जंगली बकरी वगैरह, याक वगैरह, इस प्रकार के जीव पाए जाएंगे। और यहाँ पेड़ पाए जाएंगे जो लगभग विलो के मिलते हैं, विलो के वृक्ष मिलते हैं, इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, विलो, जिसके बैट बनाए जाते हैं। विलो वृक्ष ये जिससे बैट जो अपने बल्ला बनाया जाता है, वो विलो वृक्ष के तरह से बनता है, वृक्ष की लकड़ियों से बनता है, विलो के वृक्ष से। अखरोट, तो ये वृक्ष के बारे में नाम दे रखा है जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे लोग बाग दूध के लिए याक,
याक का दूध का उपयोग किया जाता है, जो मक्खन वगैरह पनीर वगैरह बनाने के लिए। जीव के रूप में देख लो आप, याक और ये याक के रूप में, रेनवे के रूप में, तिब्बती स्नो के रूप में प्रजाति नजर आती है। ठीक है, सेब खुबानी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में बता रखा है ठंडा रेगिस्तान में। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान में लोगों के बारे में। लोग के बारे में कि यहाँ पे जो मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है, मानव के बारे में। यहाँ पे विरल वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पे मनुष्य जीवन यापन के लिए बर्फीले एरिया में कैसे निवास करते हैं, आप इसकी परिकल्पना भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके सीख टाइम में जिस प्रकार तापमान रहता है, लगभग लास्ट जो हाईएस्ट जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, कभी -1 डिग्री सेल्सियस भी चल जाता है। तो वहां तो ये ग्रीष्म ऋतु में रहता है यहाँ का तापमान। तो यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए कितनी कष्टकारी जीवन जीना होता है। और ये जो क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक जो मानव पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी के पाए जाते हैं? लगभग तो बौद्ध धर्म के मिलेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म के मिलेंगे, या फिर मिलेंगे मुसलमान। तो ये दो कैटेगरी है वो सर्वाधिक पाई जाती है लद्दाख क्षेत्र में, बौद्ध या मुसलमान। बौद्धों के जो पूजा गृह है, जिनको मठ बोला जाता है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मठ बने हुए हैं। और यहाँ पे बौद्धों का सर्वाधिक निवास स्थान है भी है अपने भारत में, जिनको मठों में गोपा भी बोला जाता है, मठों को। और यहाँ का जो मनुष्य है वो ग्रीष्म ऋतु में ही अपना वैसा कृषि वगैरह, फसल वगैरह में बोते हैं, थोड़ी बहुत अपने आजीविका का स्रोत करते हैं। लेकिन तो शीत ऋतु में सर्वाधिक धर्म अनुष्ठानों में अपना जीवन यापन करते हैं, शीत ऋतु में, क्योंकि सर्वाधिक सर्दी होती है तो वहां पर कार्य तो हो नहीं सकता। तो सर्वाधिक पूजा पाठों में लगे होते हैं। और यहाँ पे अब तो सड़कें वगैरह बनेगी है, में आलू मटर सेम और शलजम की खेती की जाती है। खेती किसकी की जाती है? आलू, मटर, शलजम। तो ये 3-4 प्रकार की खेती की जाती है जिनका फसल के रूप में उपयोग किया जाता है इनका। तो यहाँ की जो जनता है धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में ज्यादा कार्य करती है। और यहाँ पे लगभग बौद्ध धर्म सर्वाधिक पाया जाता है, इसको थिक्से भी बोला जाता है, जो मतलब फेमस है। हेमिस थिक्से से लामायुरु। हेमिस थिक्से लामायुरु, ये जो है ये बौद्ध मठ है, ठीक है, बौद्ध मठ में कौन रहते हैं? गोपा। तो हेमिस थिक्से लामायुरु ये प्रसिद्ध मठ है जो अपने लद्दाख क्षेत्र में बने हुए हैं, हेमिस थिक्से लामायुरु। और यहाँ पे लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। अब जो जिला दर्रा है, यहाँ पे जो जिला दर्रा है कश्मीर घाटी में, जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लद्दाख की राजधानी है लेह, और लेह और कश्मीर घाटी को कौन जोड़ता है? जो जिला दर्रा, ठीक है, जो जिला दर्रा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लेह और लद्दाख की राजधानी लेह और कश्मीर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? जो जिला दर्रा, ठीक है। तो मनुष्य का जीवन यापन और वनस्पतियों का
वनस्पति जात और प्राणी जात की जो जो विशेषता है वो मैंने ठंडा क्षेत्र में बता दी गई है। ठंडा क्षेत्र अपना लद्दाख रेगिस्तान, इसका लाभ में दाग दर्रा है, दाग मतलब देश, इसको खापा चाली बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। और ये काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई और यहाँ पे 8000 मीटर की ऊंचाई, 8000 मीटर की। यहाँ पे दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ सीधे तो -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ठीक है, अपनी क्लास आज यहीं पे विराम करते हैं और यही अपना ठंडा क्षेत्र के बारे में। तो यही 2 बिंदु दे रखे थे अपने जो 7th क्लास का लास्ट चैप्टर था, रेगिस्तान में जीवन। एक तो ठंडा रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान, और अपने दोनों ही रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया है। तो कल अपने 8th क्लास की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार अपने 6ठी और 7वीं क्लास की कंप्लीट किए, उसी प्रकार 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक कंप्लीट कर लेंगे अपन। और यह कि क्लासों को सुचारू रूप से लिया करो, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में ये काम आने वाली है। ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें जीके दे रखी है और एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछे जा रहे हो। तो इन चीजों को याद रखना। ये जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़े। और इनका एमसीक्यू है जो मैं लास्ट में सारी कंप्लीट हो जाएगी ना 12th तक की, तो फिर मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी के एमसीक्यू जो इतने दे रखे हैं उन सारे एमसीक्यू को मैं धीरे धीरे करा दूंगा आपको, जिससे कि आपको अगर एग्जाम टाइम में कम टाइम मिलेगा तो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई, आपको अगर नहीं ले पाएंगे तो एमसीक्यू निकाल जाना, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कि आप और जो अपनी क्लास है उनको अपने सहपाठी को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इन चीजों को फायदा उठा सके। और ये कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।